अब स्वरों की कोई अस्वर है, उसकी मात्रा मैंने बताई वो नहीं होती है। स्वर है वो अस्वर की सहायता से सभी व्यंजनों का उच्चारण होता है। कोई भी व्यंजन है, जैसे च है, उसके आगे ए लिख दिया तो वो हो गया च, ये अब पूरा बन गया, नहीं तो क्या था, ये आधा था। किसी भी अगर व्यंजन का उच्चारण करना हमें, तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो अगर हम अब किसी भी व्यंजन का अगर हमें क्या करना है, आधा करना है, अर्थात उसके अंदर से स्वर निकालना है। जैसे मान लो ये है ट है, और इसके अंदर से हमें, अब ये क्या है, स्वर रहित है, और अगर इसमें हमने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा इस प्रकार का रूप। तो ये जो है वो हलंत, ये जो तिरछी जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर हलंत। क्या बोलते हैं इसको? हलंत। अब जो ये रूप था वो तो क्या है, स्वर रहित, अर्थात हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से स्वर को क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन जैसे ही अब ये रूप है वो क्या है, स्वर रहित है, और ये जो रूप है नीचे जिसके हलंत नहीं लगा हुआ है, ये स्वर रहित रूप है, और ये जो है वो स्वर सहित रूप है। सहित का मतलब होता है स्वर के साथ, और रहित का मतलब स्वर के बिना। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं और स्वर सहित व्यंजन क्या होते हैं। किसी भी व्यंजन को अगर आपको आधा करना है तो उसके नीचे ये तिरछी लाइन है वो खींच दीजिए। जैसे क को स्वर रहित करना है तो उसके नीचे हलंत कीजिए, च के नीचे हलंत कर दे, अपने आप ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, और ये रूप हो गया, ये क्या हो गया, स्वर सहित रूप हो गया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्वर रहित रूप क्या होता है और स्वर सहित रूप क्या होता है। अब बात करेंगे हम दो। अब यहां तक आपने देखा ऐसे लेकर के औ तक तो क्या हो गए, हमारे 11 स्वर हो गए। लेकिन दो और बच गए, एक होता अंग और एक होता है अह। अंग और अह, अब इस ध्वनि को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? इस ध्वनि को एक अलग नाम दिया गया है बच्चों, अयोग वाह। अयोग वाह, अयोग वाह क्यों? क्योंकि इनको ना तो स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन माना गया। अर्थात ये स्वर के तो क्या लिखे जाते हैं, स्वर के तो बाद लिखे जाते हैं और व्यंजन से पहले। आपने देखा होगा कि औ के बाद में क्या आता है, अंग आता है। तो स्वर यहां तक खत्म हो गए अपने 11, उसके बाद में अंग है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, व्यंजन लिखते हैं अपने, जैसे क ख ग घ लिखते हैं ना, वो इनके बाद में लिखना शुरू करते हैं, न कि इनके पहले लिखते हैं। अर्थात ये स्वर के तो बाद लिखे जाते हैं और व्यंजन से पहले लिखे जाते हैं। अब इनको अयोगवाह नाम दिया गया। अब जो पहला होता है अंग, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। इस ध्वनि को बोलते हैं अनुस्वार। अब अनुस्वार का मतलब क्या होता है कि जिस ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है, नाक से किया जाता है, अर्थात इस अनुस्वार का उच्चारण है केवल किससे किया जाता है, नाक से किया जाता है। जैसे इसके बने हुए शब्द मैं आपको बताऊंगा, जैसे अंग, पंखा, कंघा, कंधा, गंगा, रंगा, शंख, पंख आदि। ये सब की सब जो आप देख रहे हैं ये ऊपर, ये सब के सब क्या हैं,
अनुस्वार की ध्वनि है ये। तो इनके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर बिंदु, इसको क्या कहते हैं हम? अनुस्वार कहते हैं। कई लोग इसको टिमकी भी बोलते हैं, कई बच्चे तो इसको कहते हैं टिमकी, जबकि बेटा टिमकी नहीं होती है ये क्या होती है? अनुस्वार होता है ये क्या होता है? अनुस्वार होता है, जिसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। जैसे अंग, पंख, कंघा, गंगा, शंख, अंग, भंग, खंड आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको जिनका उच्चारण केवल किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। तो ये थे क्या? अनुस्वार से बने हुए शब्द। अब दूसरी ध्वनि इसमें बच जाती है अह। अब आप देख रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूं अह, अह अर्थात इसकी ध्वनि है वो है जैसे निकलती है। जैसे ह वो बोलते हैं ना ह, तो वैसे ही इसको विसर्ग कहते हैं। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं इसको? विसर्ग। आपने देखा होगा जैसे संस्कृत के अंदर बहुत सारे शब्दों के आगे आगे लगा रहता है। जैसे शब्द है बालकः है, प्रातः है, प्राय है आदि। संस्कृत में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्वनि होती है वो क्या होती है? इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये दो होते हैं, अंग और अ है, इसको हम अयोगवाह कहते हैं। ये स्वरों के तो बाद लिखे जाते हैं और व्यंजनों से पहले लिखे जाते हैं। और इनका उच्चारण मैंने आपको बता दिया, इसका उच्चारण होता है वो केवल किससे होता है? नाक से होता है। और ये है के रूप में ध्वनि निकलती है। अब एक और होती है ध्वनि ये, इसको बोलते हैं अनुनासिक। कुछ आपकी जो बुक है उनके अंदर दिया गया है, कुछ में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि ये अनुनासिक ध्वनि होती है। अनुनासिक का मतलब होता है जिस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुख से किया जाता है। कि जिस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुख से, अर्थात हमने यहां पढ़ा था ये जो ध्वनि थी अयोगवाह के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये केवल किसके द्वारा उच्चारित की जाती है? केवल नाक से। और ये जो ध्वनि होती है ये किससे की जाती है? नाक और मुख से। अर्थात इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो नाक से भी आवाज आएगी और मुख से भी आवाज आएगी, जबकि ऊपर वाले अनुस्वार से किसकी आवाज आती है? केवल किसे? नाक से ही आवाज आती है। तो इसके कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 5 सांप, दांत, आंख आदि। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं? इसके ये क्या नाम, सॉरी, ये इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। आम भाषा में इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। अनुनासिक बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में अगर कोई बच्चा ये कहे कि अनुनासिक नहीं जानता हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो सारे बच्चे इसको जानते हैं चंद्र बिंदु के रूप में। तो जैसे इसकी चंद्र बिंदु वाली जो ध्वनि होती है वो नाक और मुख दोनों से उच्चारित की जाती है। 5 सांप, दांत, आंख आदि। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्वर के बारे में। इस वीडियो में केवल हमने स्वर के बारे में जाना है, और अगले जो वीडियो आएंगे उसके अंदर हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।